कॉपी पेन में टॉप पे लिखो इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। ठीक है। बहुत ज्यादा घुसने की इसमें जरूरत नहीं है आपको और मेरे को। ठीक है। हम उतना ही इंडिकेटर पढ़ेंगे जितना हमारे नीडेड है। चाहो तो मैं इसमें आपको पीएचडी करा सकता हूँ, पर उस पीएचडी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो काम कभी नहीं आना। ठीक है। एक एक चीज समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा आप में से? ए ये स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। चलो प्रशांत जी, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है बता दो मेरे को। घंटा भाई। ठीक है ना। प्रशांत जी ने बोला घंटा। भाई इसमें नहीं है, यानी कि आप सब लोग एग्री करते हो। गुरुजी भी बोलते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीज होती हैं जो खामा खां होती हैं, तो उनको खामा खां ही रखते हैं। इसका प्लस इसका प्लस टू। राइट। मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप लोग मेरी सुनो। एक मिनट। ठीक है ना। तो कुछ चीजें खामा खां होती हैं, तो खामा खां चीज को सीख के हमें माइंड में प्रेशर नहीं डालना ज्यादा। जो चीज यार यूज की नहीं है, उसको क्यों सीखना? ठीक है, इतना सीखो जितना आपके लिए नीडेड है, नेसेसरी है, ताकि कल को कोई आपसे पूछे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो। आपको ये लगे कि हाँ ये काम करती है, या ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। इसलिए होता है और किसी लिए नहीं होता। बाकी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आजकल बहुत कम लोग करते हैं, हर कोई प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन जहां आपको एंट्री देता है, उसके कहीं देर बाद आपको इंडिकेटर एंट्री देता है, यानी कि अर्ली एंट्री के लिए, बड़े टारगेट के लिए आपको प्राइस एक्शन को ही लेना पड़ता है। ठीक है, यूज करना पड़ता है। सिंपली अगर मैं ये बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए आपका प्राइस एक्शन ही होता है रादर देन इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर हम पढ़ क्यों रहे हैं? जनरली पढ़ रहे हैं, कई बार काम आता है। एक इंडिकेटर है आरएसआई, वो मेरे बहुत काम का इंडिकेटर है। वॉल्यूम, वो मेरे बहुत ज्यादा काम का है। ये पिवट पॉइंट, ये मेरे को टारगेट और बेसिकली रेजिस्टेंस के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम इंडिकेटर पढ़ रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर हैं, तो मैं उनको हटा देता हूँ, आपको जीरो से दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इंडिकेटर यूज करने हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके इसे रिमूव ड्राइंग भी कर देता हूँ। तो ये अब एक रॉ चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का रॉ चार्ट है, 5 मिनट का। सारी गंदगी उड़न धुड़न सब हटा दिया मैंने आपके सामने से। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखो RSI। ठीक है, RSI लिखो। कॉपी पे लिख लिया RSI? RSI के आगे लिखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI लिखो, RSI, और RSI के आगे लिखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो बेसिकली एक वो इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड की ना, ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है ना। अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो भैया उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ये आपको बताता है RSI। अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो और उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ये आपका बताता है RSI। ठीक है। और RSI आपका ना ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही काम करता है। अगर साइडवेज मार्केट है, यानी कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर फंसी हुई मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं चॉपी मार्केट है। ठीक है। उसमें आपका RSI अच्छे से काम नहीं करता। RSI क्या होता है? सिंपली मैं escape बटन दबाता हूँ। ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल आपने देख रखा है कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज करना है। अगर अभी तक नहीं देखा, मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उससे आसान तरीके से किसी ने नहीं बता रखा होगा। सिंपली आपको एफएक्स पे जाना है। एफएक्स मतलब इंडिकेटर्स। सिंपली इस पे क्लिक करोगे, आप टाइप करोगे RSI। पूरा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही लिखा गया यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपली इस पे एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की राम कहानी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्या खुल गया, इसको देख के क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं। जब भी हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं ना, तो सिंपली आपको उसकी सेटिंग में आना है। जैसे आप RSI लगाओगे तो RSI यहाँ लिखा आ जाएगा, आपको सिंपली इसकी, देखो यहाँ क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये इसकी सेटिंग है। अगर क्रॉस पे दबाओगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये सब चीजें आपकी मतलब की नहीं है, ये ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, हाइड करना है, रिमूव करना है, ये सारी वही चीजें हैं, मतलब की नहीं है, फालतू चीजों में घुसना नहीं है। मोबाइल होता है ना, मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो छेड़नी नहीं होती, तो ये वही सेटिंग है जो आपको नहीं छेड़नी। डिफॉल्ट पे रहने दो, ज्यादा उंगल पेच करोगे तो। पहले क्या होता था मोबाइल के अंदर आपका ना, पग कोड लग जाता है, पग कोड। ठीक है ना, PUK के कोड लग जाया करता था, फिर कस्टमर कॉल पे कॉल करो, अपना मतलब नंबर बताओ, एयरटेल का नंबर है, फिर PUK कोड पूछो उससे उसका। ठीक है ना, तो ज्यादा उंगली नहीं करनी इसमें। सिंपली आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद
दो चीज आपके सामने आएगी, इनपुट और स्टाइल। इनपुट पे लेंथ ऑलरेडी 14 है, हमें कोई मतलब नहीं है, 14 ही रहने दो। स्टाइल में आके आपके यहाँ पे ना 70 और 30 हो रखा होगा, यहाँ पे 70 हो रखा होगा आप में, और यहाँ पे 30 हो रखा होगा। ठीक है, ये पुरानी अप्रोच है, पुराने ट्रेडर इसको इस तरीके से यूज करा करते थे, बट हम मॉडर्न ट्रेडर है, मार्केट तब से बहुत बदल चुकी है, तो इस रेंज को हम 60-40 करेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाली रेंज को 60 और नीचे वाली रेंज को 40। 60-40 करने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, या यहाँ पे आप सेव एज डिफॉल्ट करके, ठीक है, सेव एज डिफॉल्ट करके ओके क्लिक कर दो। ठीक है, अब आपके पास ये ना ये दो रेंज आ गई। इस पर्पल लाइन को भी चेंज कर दूं क्या, एक मिनट, इस पर्पल लाइन को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के लिए डबल क्लिक करना है उस लाइन के ऊपर आपको। इसको कर देता हूँ इस तरीके से, उसको थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ लाइन को। मोटी करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब ये आपको क्लियरली विजिबल है, डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्लोज दबा दो। ठीक है, अब इसको समझो, ये कहना क्या चाहता है बेचारा। ये कहना चाहता है कि जो रेंज देखो, ये ऊपर वाला जो आपका बैंड है, इसको हम बैंड बोलते हैं, ऊपर वाला बैंड है वो आपका 60 पे है, और जो नीचे वाला बैंड है वो आपका 40 पे है। तो इसको हम बोलते हैं ये अपर बैंड है, और ये आपका लोअर बैंड है। ठीक है, यानी कि आपकी रेंज बन के आ गई, ये 40 से लेके 60 तक की रेंज है। ये आपका एक स्केल है जो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये 60 से 40 तक की आपकी रेंज आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, जब भी भैया ये 60 से ऊपर निकलेगा, तो दुनिया बताती है ये ओवर बॉट रीजन में आ गया है, यानी कि कोई चीज अब बहुत ज्यादा खरीदारी कर दी गई है, अब इसमें बिक वाली आ सकती है। ठीक, और जैसे ही ये 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो ये ओवर सोल्ड एरिया में आता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिक वाली बहुत ज्यादा आ चुकी है, अब खरीदारी आ सकती है। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं अलग तरीके से क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा, आपको करना क्या है, जैसे ये ऊपर वाले बैंड को तोड़ के बाहर निकलता है, आपको यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना है, और टारगेट रखना है 30 से 40 पॉइंट का बस। ठीक है, ये एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, आराम से स्कैल्पिंग करके रेगुलर पैसा बना सकते हो। तो हुआ क्या, यहाँ देखो, और साथ में चार्ट पे भी देखो, यहाँ पे हमने एंट्री ली क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा था। ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ जा रहा था, हमने यहाँ एंट्री ली, यानी कि यहाँ कहीं हमने एंट्री ली थी। ठीक, अगली कैंडल ने क्या करा, ये ऊपर की तरफ गया, मार्केट भी आपका ऊपर की तरफ गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक गया, बट ये आपको बता तो देता है कि यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, बट ये कभी आपको नहीं बताता कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। ठीक है, तो तुरंत आप इसमें ज्यादा लालच मत करो, 20-30 पॉइंट मिलते हैं बहुत है, पैसा बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 20-30 पॉइंट में आराम से आपका निफ्टी बैंक के अंदर 500 से 700 रुपया बन जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 500 से 700 रुपया बना लिया, भग जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो और समझते हैं। जैसे ये बैंड ने नीचे की तरफ इसको तोड़ा, यानी कि यहाँ से तोड़ते ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, यानी कि प्राइस पे इक्विवेलेंट आपको समवेयर अबाउट यहाँ कहीं एंट्री लेनी है। इसको देखते हैं, यहाँ ना, यहाँ से लेके ये यहाँ समवेयर अबाउट इसने आपकी यहाँ एंट्री बताई है। यहाँ एंट्री के बाद ये वाला मूवमेंट आपने पूरा कैच करा। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से ये नीचे की तरफ गया, मार्केट भी आपका नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचना कि इंडिकेटर के तरीके से मार्केट चल रही है, इंडिकेटर पहले चल रहा है मार्केट बाद में चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिकेटर इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ प्राइस एक्शन, यानी कि जो प्राइस एक्शन कर रहा है वैसा वैसा इंडिकेटर कर रहा है, ना कि इंडिकेटर जैसा कर रहा है वैसे वैसे प्राइस एक्शन कर रहा है। प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है, प्राइस के अंदर ऐसा हो रहा है तभी इंडिकेटर ऐसा कर पा रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिकेटर। प्राइस एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे पहला काम कर रहा है, बाद में इंडिकेटर आपको बता रहा है, लेकिन इंडिकेटर ने आपको ये बता दिया कि भैया यहाँ से अब ये नीचे जा सकती है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से जा सकती है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ कॉन्फर्मेशन। ठीक है ना, इंडिकेशन का, इंडिकेटर का मतलब वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ चले जाओ, हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, और ज्यादातर सही बताता है वो, ऐसा नहीं है, ज्यादातर सही बताता है। ठीक है, चलो इस वाली रेंज के, हाँ इस वाली रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ना ही ये नीचे वाली लाइन को तोड़ रही ना ऊपर वाली लाइन को तोड़ रही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑल्ट वी वर्टिकल लाइन, हाँ इसने बोला कि यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ कहीं एंट्री लेनी है, नीचे की तरफ एंट्री लेनी है।
लेती रहनी है, लेती रहनी है, लेती रहनी है, जब तक ये नीचे जाता रहा तब तक देखो मार्केट ने आपको कितना अच्छा टारगेट दिया। यहाँ काफी अच्छा टारगेट दिया, इसने बोला यहाँ एंट्री ले लो। यहाँ एंट्री लेने के बाद मार्केट ने आपको कितना अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक है, स्कैल्पिंग में बहुत हेल्प करता है आपका ये। तो सेलेक्ट हो जाए भाई। हम्म। तो इतना बड़ा मूवमेंट आपने कैच कर लिया। ठीक है, आपको निकलना कहाँ है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो ये कुछ आपको मॉर्निंग स्टार सा नहीं दिख रहा, ये एक फॉल कैंडल, ये एक डोजी कैंडल, डोजी के बाद आपकी ये अगेन इट्स अ मतलब यू कैन से बुलिश कैंडल। तो ये कुछ मॉर्निंग स्टार सा लग रहा है आपको। तो जैसे ही ये कैंडल बनने के बाद हल्का सा ऊपर जाने लग जाए, तुरंत यहाँ कहीं एग्जिट मार दो। आप समझ जाओ कि ये मॉर्निंग स्टार बनाने जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि विक भी नहीं बननी इसके नीचे की तरफ। तो समझ जाओ ये मॉर्निंग स्टार बनाने जा रहा है, तो यहाँ कहीं निकल जाओ। तो आपको ना आंखें अपनी खुली रखनी पड़ेगी, अपनी एनालिसिस खुद समझने तरीके से करनी पड़ेगी। एक चीज को देखने के कई बहुत तरीके हैं। कुछ लोग इसको देख के ट्रेड कर लेंगे, कुछ लोग इसको देख के ट्रेड कर लेंगे, कुछ लोग किसी और चीज को देख के ट्रेड कर लेंगे। तो सही वो भी है, सही वो भी है, सही वो भी है। ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। हर किसी की अपनी अप्रोच है। मुझे अर्ली अप्रोच पसंद है, इसलिए मैं प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ। अगर इंडिकेटर आपको भाता है, इंडिकेटर आपको पैसे बना के दे रहा है, तो यूज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मत मत यूज करो मेरी स्ट्रेटेजी। इंडिकेटर पैसे दे रहा है तो इंडिकेटर से पैसे बनाओ ना यार, किसने मना करा। चलो और चलते हैं आगे। देखो भैया, छोटा सा टारगेट दिया है इसने, आपको बोला यहाँ एंट्री ले लो। चार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ एंट्री लेने के बाद आपका इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल गई, यहाँ तक की मूवमेंट आपको मिल गई। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझो कि जैसे ये तोड़ के ऊपर बाहर की तरफ जाएगा तो आपको लॉन्ग की एंट्री लेनी है, तोड़ के ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको शॉर्ट की एंट्री लेनी है। इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। छोटा मोटा इंडिकेटर है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये प्राइस का ही रेप्लिका है, जैसे प्राइस काम करेगा वैसे ये इंडिकेटर काम करेगा, ना कि ये इंडिकेटर जैसे काम करेगा वैसे प्राइस काम करेगा। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, आप लोगों ने लिख भी ली होगी। 70-30 आपकी डिफॉल्ट होगी, आपको 60-40 कर लेनी है। तो ये था आपके सामने RSI आपका इंडिकेटर, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो मोमेंटम में काम करता है, ट्रेंड में काम करता है। और ये साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, और ये प्राइस एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि प्राइस एक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो सारे इंडिकेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा या तो वो प्राइस से बने होंगे या वॉल्यूम से बने होंगे। सारे इंडिकेटर बनते ही आपके प्राइस और वॉल्यूम से ही है। ठीक है ना। चलो, तो ये वाला प्राइस इंडिकेटर था जो आपका प्राइस एक्शन से बना था। अगले इंडिकेटर पे चलते हैं भैया। अगले इंडिकेटर का नाम है आपका RSI के बाद में क्या पढ़ाने वाला था आपको। RSI हो गया, कौन सा पढ़ाऊं यार। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, नहीं 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 नहीं। EMA क्रॉसओवर, MACD पढ़ा देता हूँ। ठीक है, MACD। तो सिंपली हम दोबारा इंडिकेटर्स पे आ जाएंगे भैया। FX पे क्लिक करके MACD। ज्यादा राम कहानी जानने की जरूरत नहीं है, MACD क्या होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है। अभी हम सेटिंग में जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा चीर हड़न करके इसको थोड़ा आसान बनाएंगे, डोंट वरी। तो MACD का मतलब भैया सिंपल सा है, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस लाइन क्या होती है, ये एक सेट ऑफ लाइन होती है जो पिछली बहुत सारी लाइन का एक निचोड़ होती है, एवरेज होती है। जब मैं आपको EMA बताऊंगा, उसका मतलब होता है EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस उसमें भी आता है, तो उसमें अच्छे से आपको बताऊंगा EMA क्या होता है। ठीक, तो अभी इतना समझो कि आपका MACD इंडिकेटर है जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक, लिख लो फुल फॉर्म, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछ लें। ठीक है, तो सिंपली जो भी हम इंडिकेटर लगाते हैं, सिंपली उसके हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले इसमें से दूसरे को हिस्टोग्राम को हटाओ, कंफ्यूज कर रहा है, हटा दिया हिस्टोग्राम हमने। ठीक, और दो लाइन है, दोनों लाइन को थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। इसको इससे कर लेते हैं और इसको इससे कर लेते हैं। कोई डिफॉल्ट सेव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ओके कर दो। ठीक है, अब भैया आंख बंद करके इस इंडिकेटर की सुन लो, ये करना क्या चाहता है। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस इतनी सी चीज समझो कि जो ब्लू वाली लाइन है और एक ऑरेंज वाली लाइन है, अगर ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से काटे, अगर ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे, आपको सेल कर देना है। और ब्लू वाली लाइन
नीचे से ऊपर की तरफ ऑरेंज वाली लाइन को काटे तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई होगी आपको किस तरीके से। चलो समझते हैं। चलो, अरे ये मेरे साथ क्यों चल रही है, ये रुक। और आपका यहाँ, हम्म, और आपका यहाँ, और कहाँ दे सकते हैं, यहाँ। तो मैंने ये क्या करा है, सिंपली सोचो, ये चार लाइनें जो मैंने बनाई है ना, चार लाइनों आपको अब देखो सिंपली। ठीक है, पहली लाइन में क्या हो रहा है, जो ब्लू वाली लाइन है ना वो ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, और जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ काटा, प्राइस देखो कितना फॉल हुआ है, यहाँ तक फॉल हुआ है। ठीक है, चलो कोई भी पिवट देख के आप यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। अब क्या हुआ भैया, अब ऑरेंज वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, यानी कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। देखो आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये इंडिकेटर बता रहा है आपको। बाइंग आई कि नहीं आई, सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब ऑरेंज वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन, ओ सॉरी, ब्लू वाली लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से दोबारा काट दिया। ठीक है, ऊपर से जैसे दोबारा काटा, यानी कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग आई, ज्यादा ही आ गई कुछ। ठीक है, अगेन ब्लू वाली लाइन ने इस वाली ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से दोबारा काट दिया, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अगेन इस वाले पॉइंट पे दोबारा आपकी खतरनाक सेलिंग आई है। एक सेकंड, आपकी दोबारा खतरनाक सेलिंग आई। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट था, ब्लू वाली लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से काटा। ठीक, यहाँ काटा और यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट मिला। अगर यहाँ पे आप लंबे टारगेट के लिए बैठे रहते तो यहाँ आपका नुकसान हो जाता, फिर वापसी ये नीचे की तरफ आ जाता, या एसएल आपका हिट हो जाता। ठीक है ना, तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको ना बहुत ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करना। ऑल्दो ये काम करता है, 10 में से 8 बार 7 बार अच्छे से काम करता है, 2-3 बार नहीं काम करता, अगर रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर सकते हो तो इंडिकेटर आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा कि एमएससीडी किस तरीके से काम करता है। एमएससीडी आपका एक मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जेंस, वो है आपका इंडिकेटर है। और अगेन ये आपका प्राइस का ही रेप्लिका है, प्राइस को ये फॉलो करता है, ना कि इसको प्राइस फॉलो करता है। और दूसरा, ये प्राइस के प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, ये आपका मोमेंटम इंडिकेटर है। मतलब जब तक मार्केट आपका ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तभी तक ये काम करेगा। अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर जाए, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा आपका। ठीक है ना, कंसोलिडेशन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक तो कंसोलिडेशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। चलो इसको समझो, ये थोड़ा साइडवेज मार्केट चल रहा है, चॉपी मार्केट चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है ये मार्केट आपका, मोटा मोटा इसको समझो। ठीक है, तो एमएससीडी ने इतने एरिया के अंदर ना आपको ज्यादा कुछ ढंग से बताया नहीं। इस पर्टिकुलर एरिया में एमएससीडी ने आपको कुछ ढंग से बताया नहीं। नीचे से काट रहा है, फिर ऊपर से काट रहा है, आपस में गले मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो एमएससीडी ना कोई चौपी मार्केट में बहुत अच्छा नहीं देता आपको। देखो जब तक मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो रहा था, तो इसने बोल दिया कि ऊपर से नीचे में काट देना, थोड़ा सा टारगेट अचीव कर लो, लेकिन थोड़ा सा ही मिल पाया। ठीक है, फिर ये एकदम से ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ से दोबारा फॉल कर गया, लेकिन इस वाले फॉल का टारगेट आपको इसने इंडिकेटर ने नहीं बताया। तो यानी कि जो चॉपी मार्केट होता है, जो एक रेंज बाउंड मार्केट होता है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसी होती है, उस मार्केट को एमएससीडी बहुत अच्छे से नहीं बताता है। ठीक है, ये एक खामी है इस इंडिकेटर की। इट वर्क्स इन ट्रेंडिंग मार्केट, जबरदस्त तरीके से काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन चॉपी मार्केट के अंदर बोल के भी यूज मत करना, फिर मेरे से बोलोगे हिमांशु सर ने लॉस करा दिया। ठीक है, करना भी चाहते हो तो करना, लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट वाली वाली क्लास ले लेना मेरी, उसके बाद कर लेना। ठीक है ना, चलो। तो इंडिकेटर देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को। और मैं आपको गाइस एक चीज बताऊं, इंडिकेटर देख के जितना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आपको, कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फॉलो द फुटप्रिंट बनाऊंगा, आप बोलोगे मजा आ गया सर, ऐसे बोलोगे आप, सच बता रहा हूँ। वो ऐसी चीज है, थोड़ी सी टेक्निकल है, प्रैक्टिस करने के बाद इतने अच्छे से सीख जाओगे, यू विल बी अ प्रो। ठीक है, तीसरा जो हमारा इंडिकेटर है, मैं तीसरा इंडिकेटर आपको पढ़ाऊंगा, तीसरा इंडिकेटर आपको पढ़ाऊंगा,
वी वेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब जो वी वेप इंडिकेटर है, जो अभी तक मैंने आपको दोनों इंडिकेटर पढ़ाए हैं, चाहे एमएसीडी पढ़ाया है चाहे आरएसआई पढ़ाया है, ठीक है, दोनों आपके प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। वी वेप एक इंडिकेटर ऐसा है जो प्राइस एक्शन पे भी है, प्लस आपका वॉल्यूम पे भी है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि प्राइस भी आ गया, वॉल्यूम भी आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है। चलो सिंपली एफएक्स पे चलता हूँ, यहाँ टाइप करूंगा वी वेप, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका। वी वेप लिखते ही आपका वी वेप आ गया, जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी वेप आते ही ओके, ओके ओके, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो आपका इंडिकेटर है ना, ये आपका वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है। तो निफ्टी बैंक का आपको ना फ्यूचर्स का चार्ट खोलना पड़ेगा, ये इस चार्ट पे काम नहीं करेगा। अब ये फ्यूचर्स का चार्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अब ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम आप फ्यूचर्स के चार्ट पे ही देख सकते हो सिर्फ, आप इंडेक्स के चार्ट पे वॉल्यूम कभी नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे ही मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लगाया वैसे ही ये वीवैप आ गया। डोंट वरी, फ्यूचर चार्ट क्या होता है, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पे आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो वीवैप को खोलते ही हम सेटिंग में जाएंगे, कुछ नहीं छेड़ना। इस लाइन को ब्लैक कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक थोड़ा सुटेबल लगता है, और लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद सिंपली ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो वीवेब कहने का बस इतना ही मतलब है, थोड़ा सा ना मार्केट के बारे में आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट कैसे रहने वाला है। जब तक मार्केट इस वाली लाइन के नीचे है तो वो फॉल ही करेगा, ठीक है। और यू कैन से जब तक मार्केट इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ है तो वो जनरली राइज ही करेगा। लेकिन मार्केट अगर इस पे आता है तो इस पे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। किस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश करना। मार्केट इसके नीचे था तो फॉल ही कर रहा था, फॉल ही कर रहा था, फॉल ही कर रहा था, लेकिन जब इसकी तरफ आया तो इसने इसको खतरनाक रेजिस्टेंस दिया, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, फिर यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। आप चीज समझ सकते हो, रेजिस्टेंस देने के बाद इसने वी वेब को तोड़ दिया, तो यानी कि अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब मार्केट दोबारा नीचे फॉल करेगा तो वी वेब पे ही आपको सपोर्ट लेगा, तो यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो ऊपर आने के बाद वो सपोर्ट बन जाएगा। तो वी वेब आपका एक इंडिकेटर है जो एज अ फिल्टर काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम है, मतलब ट्रेड बताने का काम है, ट्रेंड बताने का काम है, कि ऊपर जा रहा तो भैया ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वो वापसी आता है तो मैं यहाँ पे एक ठोस ठोस ना इसके लिए सपोर्ट हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पे आके रुके, रुकने के बाद दोबारा से ये आपका शूट मार जाए, ठीक है। तो मैं डायनामिक सपोर्ट इसको प्रोवाइड करूंगा। अब ये क्या कह रहा है, अगर प्राइस नीचे है तो भैया नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर आना चाहता है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरे से ऊपर और ना जा पाए, तो मैं इसको यहाँ पे जबरदस्त तरीके से रजिस्ट करूंगा, ठीक है। ये आपका ट्रेंड को बदलने में ना फेवर नहीं करता, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सोचेगा डाउन ट्रेंड चलने दो, अब ट्रेंड चल रहा है तो चलने दो। यानी कि जैसे ये अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा था, इसने इसने को खतरनाक तरीके से रिजेक्ट करा कि ये नीचे की तरफ जाने लग गया। अब ये जल्दी से जैसे ही इस पे नीचे की ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर से इसकी तरफ आएगा, तो ये इसको इतना खतरनाक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि ये ऊपर की तरफ फॉल मतलब जाने लग जाए। मतलब इसका पूरी इंटेंशन ये रहेगी वी वेब की कि मुझे तोड़ के नीचे की तरफ ना जा पाए, ठीक है ना। ट्रेंड चेंज नहीं चाहिए मेरे को, तो वापसी ऊपर चले जा, ठीक है। तो यानी कि वी वेब आपका एज अ फिल्टर काम करता है, जो जो ऑन गोइंग ट्रेंड है उसको ये सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रेंड अगर चेंज होने के लिए आए तो उसको वो डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, नीचे से आता है तो डायनामिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। करने के बाद भी अगर ट्रेंड नहीं मानता तो वो चेंज हो जाएगा। बस इतना ही काम है इसका, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसका नाम है वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मुझे ये बहुत काम का नहीं लगता, बट कभी कभार चार्ट पे लगा के आप देख सकते हो, बट मुझे ये किसी काम का नहीं, किसी दिन का नहीं लगता, तो मैं इसको कभी यूज नहीं करता। और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि इसको तो बिल्कुल यूज करो ही मत, ठीक है। जो थोड़े से हवाबाज ट्रेडर होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलो, तो वी वेब को हटा दे रहा हूँ मैं, हम वापसी इंडेक्स के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वी वेब तो मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी इंडेक्स, हाँ। तो आपके तीन इंडिकेटर में कवर अप कर चुका हूँ, एक वीवेब कर दिया, ठीक है। एक आपका मैंने कवर अप कर दिया आरएसआई, और आपका मैंने एक कवर अप कर दिया आरएसआई कर दिया एमएसीडी, ठीक है। मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जेंस, आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और जो अभी कवर अप करें वीवेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब चौथे पे चलते हैं, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर में से एक है, जिसका नाम है पिविट पॉइंट्स। इसकी सेटिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिंपली अगेन मैं एफएक्स के अंदर आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पिविट, PIVOTS, तो अपने आप आ जाएगा पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। पिविट लिख दो या पिविट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, CPR वाला नहीं देखना आपको, आपको पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड पे सिंपली क्लिक करना है,
ठीक है, सिंपली क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की कहानी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस कहानी को कैसे चेंज करना है समझ लो उसको पहले। जब भी इंडिकेटर लगाओगे, अगेन मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, देख के घबराना नहीं है, क्या हो गया क्या नहीं होगा, क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं देखना। सिंपली आपको इंडिकेटर की सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आए, सेटिंग पे आने के बाद पहले इनपुट पे चलते हैं। इनपुट में आके आप दो चीज कर लो इसमें। आपके में ना ये ट्रेडिशनल भी सेट है, हाँ मेरे में भी ट्रेडिशनल भी सेट है। तो इसको आप ना फिबोनाची पे ले आओ। ठीक है, फिबोनाची पे लाने से ही ये गोल्डन रेशियो को सेलेक्ट कर लेगा। देखो फिबोनाची पे करने से पहले ट्रेडिशनल पे करते ही ये ऊपर नीचे होगी लाइन, यानी कि इसके रेशियो डिफॉल्ट कुछ छोड़ते हैं, लेकिन जैसे हमने फिबोनाची पे क्लिक करा तो ये गोल्डन रेशियो को फॉलो करेगा। ठीक है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी को जल्दी है जानने की तो वो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकता है, मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलो। और फिर हम फिबोनाची पे सेलेक्ट करने के बाद पिवट टाइम फ्रेम पे आके हम इसको डेली पे लेके आएंगे। DAILY। ठीक है, ये दो सेटिंग लिख लो, रट्टा मार लो। ठीक है, वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा। सिंपली इसको ओके कर दो, नंबर ऑफ पिवट बैक इसको छोड़ दो, इसको 15 ही रहने देना, इसको ओके कर दो। ठीक है, आप देखो इसकी जादू देखो। देखो मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। अब कुछ लाइनें ऐसे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, पिवट मतलब पी आपका बीच में आ गया। इसको ब्लैक कर लेते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे इस लाइन पे। इसका स्टाइल में जाके इस लाइन को हम ब्लैक कर लेते हैं, पी वाली लाइन को। तो थोड़ा सा और लाइन उसे डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पिवट वाली लाइन, ये पी वाली लाइन ये आ गई बिल्कुल बीच में, ये पी। फिर ये हमारा रेजिस्टेंस वन है, यानी कि प्राइस पहली बार में यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। प्राइस और ऊपर जाती है तो दूसरी बार में रेजिस्टेंस यहाँ से लेगी। प्राइस और ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस यहाँ से लेगी। ठीक है, ये गोल्डन रेशियो पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा ये जो बैक की कैलकुलेशन होती है, यानी कि प्राइस पहले यहाँ कभी आया होगा, तो ये बैक की जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन किस बिहाफ पे होती है थोड़ा सा आपको मैं डीप में बता देता हूँ। जो इससे पहले का मार्केट सेशन क्लोज हुआ होगा उसका OL, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो, ओ OHLC, आई मीन OHLC, उसका ये OHLC कैलकुलेट करेगा। मतलब पिछले सेशन में किस कैंडल ने क्या ओपन था, क्या उसका हाई था, क्या उसका लो था, क्या उसका क्लोज था। तो ये उसकी कैलकुलेशन पे भी डिपेंड होते हैं, जो पिछले मार्केट में सेशन में कैंडल्स OHLC बना के गई है, ओपन हाई लो क्लोज बना के गई है, जो हर एक कैंडल का होता ही है, आप लोगों को पता ही है। और दूसरा जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में है, जो गोल्डन रेशियोज में है, जो कि 0.5, 0.618, 0.3 ये होते हैं। अब ये क्या होते हैं आपको गोल्डन रेशियो पता चल जाएंगे फिबोनाची का, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, या फिर आप जल्दी समझना है तो मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस वन है, ये रेजिस्टेंस टू है, ये रेजिस्टेंस थ्री है। ये आपका सपोर्ट वन है, ये सपोर्ट टू है, ये सपोर्ट थ्री है। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, मार्केट आपका ऊपर की तरफ गई रेजिस्टेंस वन से ही, ये रिजेक्ट होकर वापसी नीचे आ गई। फिर आपका ये पिवट पे सपोर्ट ले लिया है, देखो कितनी कैंडल ने पिवट पे सपोर्ट लिया है, बॉडी बॉडी को देखो, कैंडल की विक को मत देखो। ठीक है, फिर ये ऊपर गई, फिर अगेन ये रेजिस्टेंस लेके आई R1 से ही, फिर ये नीचे जाई गई 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 गई, इसने पिवट को तोड़ दिया। अब पिवट को तोड़ दिया यानी कि जो इनका मेन सपोर्ट था उसको तोड़ दिया। अब मेन सपोर्ट इनका रेजिस्टेंस बन जाएगा, समझने की कोशिश करो किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया रिवर्सल रोल काम करता है। इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद अगेन इधर ही जाके रेजिस्टेंस लिया, यानी कि लोअर लो बनाती हुई आ रही है। आपको चीज समझ आ गई, ये लोअर लो बनाती आ रही है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी अब ये और नीचे फॉल करेगी। तो अगेन ये और कितनी नीचे फॉल करेगी। ठीक है, यानी कि अब इसने ये वाला पिवट भी तोड़ा, फिर इसने ये वाला पिवट भी तोड़ा। ठीक है, फिर ये कंसोलिडेट होने लग गई, फिर ये इस पिवट पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली गई। तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये पिवट। तो जितना भी ये R1, R2, R3 है, ये आपके रेजिस्टेंसेज हैं, और ये S1, S2, S3 है, ये आपके सपोर्ट लाइन्स हैं। ठीक है, और इनकी कैलकुलेशन आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से की गई है। और बात जो पहले के सेशंस की कैंडल हैं, जो उन्होंने ओपनिंग प्राइस दिया है, जो उन्होंने क्लोजिंग प्राइस दिया है, जो उनका हाई था, जो उनका लो था, मेनली जो उनका क्लोजिंग प्राइस था उसके बिहाफ पे ये कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है। और उसका बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, गूगल पे सर्च करके बता दूंगा, कैलकुलेट कर लेना वैल्यू डाल के। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ट्रेड लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट का करा होता ट्रेड, तो पहला मेरा टारगेट होता पिवट, यानी कि पी वाला पॉइंट टारगेट होता, दूसरा मेरा होता आपका S1 वाला टारगेट, तीसरा होता है S2, चौथा टारगेट होता है S3। और यू कैन से चौथा टारगेट जैसे ही S3 रिसीव हुआ, मिला, तो वन साइडेडली S3 से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ चला गया।
तो आपको मार्केट में ना एक मार्गदर्शन मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि यार मार्केट अब कितना मूव और कर सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर सिंपली 1:2, 1:3, 1:4 फॉलो करते हो तो वो भी कर सकते हो। बट मैं जनरली इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। मैं जनरली इसको फॉलो करता हूँ कि पिवट से किस तरीके से मुझे टारगेट मिल सकते हैं मेरे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए 4 इंडिकेटर आप लोगों के लिए बहुत होंगे, और समझना है तो और समझा देता हूँ। बाकी सिर्फ 2 इंडिकेटर आपको मेरे को समझाने हैं। एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसका नाम है EM है। आसान से इंडिकेटर है, उसके अंदर भी ज्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मैं आपको बाद में बताऊंगा, सुपर ट्रेंड जब मैं ऑप्शंस की क्लास लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सुपर ट्रेंड को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कभी कभार, ज्यादा नहीं, कभी कभार बहुत ज्यादा यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड को। और RSI का एक अलग फॉर्म भी बताऊंगा आपको, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाली फॉर्म, ठीक है। RSI को किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। बाकी और कुछ जानना हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते एक यार एक इंडिकेटर और बता देता हूँ। वो इंडिकेटर अगेन आपका यू कैन से वो फ्यूचर चार्ट पे लगता है, वो आपका कभी भी इस वाले चार्ट पे नहीं लगता। सिंपली वो है आपका इंडिकेटर वॉल्यूम का। ये तो हर किसी को देखना ही है, सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से बार आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक सेटिंग है, छोटी सी सेटिंग है, जनरली लोग करते नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली सी सेटिंग में वॉल्यूम MA पे ना क्लिक कर देना, ठीक है। बस लाइन को थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, ब्लैक लाइन कर लो, ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या है। जब भी आप वॉल्यूम को देखो ना, सिर्फ उन्हीं वॉल्यूम को देखना जिसने इस ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस करा है। जिस वॉल्यूम ने इस ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस करा है उनको ही देखना, ठीक। अब देखो मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, शार्प फॉल कर रहा है, और वॉल्यूम भी बराबर आ रहा है। यानी कि लोग गिराने में भी इंटरेस्टेड है और मार्केट गिर भी रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट जब गिर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि जब मार्केट गिर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट गिर रहा है मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जिस ट्रेंड में हम जा रहे हैं अभी हमें उसमें और बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि लोगों का इंटरेस्ट अब ऊपर उठाने में है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अब लोग चाह रहे हैं कि इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम है जो कि जनरली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका ट्रेडिंग डिसीजन में लेने में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये मार्केट आपका जा तो ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम अगर ये नीचे गिरता हुआ आ रहा होता, जैसे कोई केस पकड़ते हम। हाँ, देखो ये बाइंग वॉल्यूम को देखो, बाइंग वॉल्यूम आया, फिर उसके बाद ना वॉल्यूम झटाक से ना गिरना गिरता चला गया। तो यानी कि ये वाली बाइंग फेक बाइंग है, ये ज्यादा लंबे समय की बाइंग नहीं है। उसके बाद देखो आपका मार्केट नीचे की तरफ आने लग गया, ठीक है। ये चीज भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा कि वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशन है, कैसे वॉल्यूम और प्राइस को देख के आप थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लेजिटिमेट आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑन गोइंग ट्रेंड है, इसके अंदर वाकई में स्ट्रेंथ है, इसमें लोग वाकई में इंटरेस्ट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम को तो मैं बार बार बीच में बताता रहूंगा, क्योंकि जब मैं अपना पूरा आपको सेटअप बताऊंगा तो उसमें वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो फॉलो द फुटप्रिंट में भी वॉल्यूम को मैंने यूज करा है, पिवट्स पॉइंट को यूज करा है, इसके अलावा और किसी इंडिकेटर को यूज नहीं करा। बाकी 100% प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल से आज की मीटिंग हम इतनी ही रखते हैं। और आज के सेशन में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको मजा आया, सीखने को मिला, तो एक बार आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं, या फिर एक बार मैसेज कर सकते हैं, या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ, ठीक है। किस किस को अच्छा लगा आज का सेशन? चलो, आप सभी को सेशन अच्छा लगा तो बस मेरा एक काम और कर देना प्लीज, कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को तो मिल जाएगी, और लोगों को मत देना, ठीक है ना। क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आर प्रीमियम ग्रुप, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ। हाँ, ट्राई में चार्ट करो, देखो यार जब तक खुद से बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। चार्ट खोलो, बैक टेस्टिंग करो, इतना मजा आएगा। मैं तो रात भर लगा के देखता रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक टाइम के बाद आप बहुत पैसा बना सकते हो, ठीक है। ये फीलिंग अभी आई होगी आज आपको, ये फीलिंग अभी आई होगी, इससे पहले शायद नहीं आई होगी।
जब तक मैं कैंडल स्टिक पढ़ा रहा था तब तक नहीं आई होगी, क्योंकि कैंडल स्टिक एक ऐसी चीज है ना, आपको खुली आंखों से देखना पड़ेगा। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगी। एक मैंने बता दिया उससे कुछ नहीं होगा, जब तक खुद से आपको वो दिखेगा नहीं। ठीक है ना? क्योंकि आप किसी का एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते, जो उसने टाइम स्पेंड करा है चार्ट के साथ वो नहीं खरीद सकते। नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है? अगर आज मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग छोटी है। ठीक है? आज बड़ा प्रॉफिट मैं इसलिए नहीं बना पा रहा, ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है या मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास नंबर वन सेटअप है पूरी दुनिया का, लेकिन तब भी मैं बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं बना पा रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे अपने पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है? जिसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली अगर मैं आज 30 पॉइंट 40 पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैं 50 क्वांटिटी भी ले रहा हूँ, 25 क्वांटिटी भी ले रहा हूँ, और सामने वाला 5,000 क्वांटिटी भी ले रहा है, तो 5,000 क्वांटिटी में जो ले रहा है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएगा। पॉइंट्स मैं भी उतने ले रहा हूँ, पॉइंट्स वो भी उतने ले रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।